अभिनव अधीक्षा को लेकर पार्क के अंदर चला गया और एक फाउंटेन के पास जाकर खड़ा होकर अधीक्षा को बेताबी से देखने लगा। अधीक्षा ने अपनी नजरें चुरा ली तो अभिनव को गुस्सा आया। उसने अधीक्षा की बाजुओं को पकड़ा और गुस्से से बोला, दिमाग खराब मत करो मेरा। जब इंडिया नहीं होता था तब मेरा इंतजार करती रहती थी और जब हमेशा के लिए आ चुका हूँ तो मुझसे ये दूरियां बना रही हो। तुम समझती क्या हो खुद को? अरे प्यार करता हूँ मैं तुमसे बेवकूफ लड़की। गुस्से में अभिनव ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था, जिसे सुनकर अधीक्षा के होश उड़ गए। ये वही शब्द थे जिन्हें वो सुनना चाहती भी थी और नहीं भी, लेकिन आज अभिनव ने अपने दिल की बात कह दी थी और अधीक्षा को देखे जा रहा था। अधीक्षा की चुप्पी से परेशान होकर अभिनव ने उसकी बाजुओं को दबा दिया और बोला, अधीक्षा अक्ष सिंह राजपूत, मैं अभिनव रेड्डी तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है कुछ तुम्हें? अधीक्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये खूबसूरत एहसास उसे पहली बार हो रहा था। अचानक से ना चाहते हुए भी अधीक्षा के चेहरे पर आकर्षक मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर अभिनव के होश उड़ गए। उसकी पकड़ अधीक्षा पर ढीली हो गई। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि अधीक्षा उसके इजहार पर यूं मुस्कुरा देगी। अधीक्षा की प्यारी सी मुस्कान देखकर अभिनव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसका जी कर रहा था कि वो अधीक्षा को अपने सीने से लगा ले। उसने गहरी सांस ली और प्यार भरी निगाहों से अधीक्षा के चेहरे को देखते हुए बोला, अधे तुम मेरा बचपन का प्यार हो। जब तुम्हें पहली बार अपनी गोद में लिया था ना तो एक अलग सा एहसास हुआ था, जिसका मतलब उस समय तो समझ नहीं आया, पर जैसे जैसे बड़ा होता गया समझ आने लगा कि ये लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है, ये सिर्फ मेरी है। प्यार का रिश्ता ही हम दोनों के बीच बन सकता है। अभिनव की बात सुनकर अधीक्षा ने अपनी आंखें खोली और एक टक उसे देखकर बोली, सब पता है मुझे। आपको क्या लगता है कि आपके दिल के हाल मुझसे छुपे हुए हैं? बिल्कुल नहीं, सब कुछ पता है इस बेवकूफ लड़की को, पर मैं मजबूर हूँ। अभिनव कुछ बोलता इससे पहले उन दोनों के कान में बेहद खतरनाक और गुस्सैल आवाज सुनाई दी, छोटे। इस आवाज को सुनकर अधीक्षा के होश उड़ गए। उसने अभिनव के हाथ को अपनी बाजुओं से हटा दिया और डरते हुए उस आवाज की तरफ देखने लगी। अभिनव ने देखा कि उनसे थोड़ी दूर ही अधीर अपने आदमियों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अधीर को वहां देखकर अधीक्षा के पसीने छूटने लगे। वो घबराकर पीछे हटने लगी। अभिनव बिना डरे अधीर को देख रहा था। अधीर की नजर सिर्फ अपनी बहन पर टिकी हुई थी। वो उन दोनों के पास आया और अधीक्षा के हाथ को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और दांत पीसते हुए बोला, ये सब क्या हो रहा है? अधीक्षा ने अपनी नजरें झुका ली और खड़े खड़े कांपने लगी। उसकी हालत देखकर अभिनव बोला, वो हम दोनों। अभिनव इतना ही बोला था कि तभी अधीर ने उसे अपना हाथ दिखाकर कहा, मैं अपनी बहन से पूछ रहा हूँ, ना कि तुमसे। अधीर की बात सुनकर अधीक्षा और डरने लगी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी अधीर से नजरें मिलाने की। अधीर ने अधीक्षा की तरफ देखा और उसे हिलाते हुए बोला, तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? अभिनव को भी गुस्सा आने लगा और वो बोला, इस तरह से डराकर किसी से कुछ पूछोगे तो क्या खाक जवाब देगा? अधीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अब तुम मुझे सिखाओगे अपनी बहन से किस तरह से बात करनी चाहिए? अभिनव बोला, जरूरत पड़ी तो जरूर सिखाऊंगा, आखिर तुम मुझसे 7 महीने छोटे हो और थोड़ा बड़ों से कुछ सीख लिया जाए तो इसमें हर्जी क्या है? अधीर बोला, अपनी सीख अपने पास रखो, मेरे पास मेरे बड़े हैं जिनकी बात मैं सुनता हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है मिस्टर रेड्डी। अभिनव बोला, जरूरत तो मुझे भी तुम्हारी कुछ खास नहीं है, बस निधि एंजल की वजह से तुम्हें झेलता हूँ। अभिनव की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो कटाक्ष में बोला, क्या कहा? तुम मुझे झेलते हो? रियली? अरे तुम्हें पूरा राजपूत परिवार झेलता है, वरना तुम्हारे बाप और बड़े बाप ने जो किया है ना उसके बाद तुम्हें। अभिनव को भी गुस्सा आ गया और वो जोर से बोला, जो इस दुनिया में है ही नहीं उन्हें बीच में लाकर तुम्हें क्या हासिल होगा? और बार बार एक ही बात करके तुम्हें क्या मजा आता है? जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए मैं क्यों सुनूं? अधीर ने बोला, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हें ही सुनना पड़ेगा। और अधीक्षा तुम क्या कर रही हो इसके साथ? मुंह खोलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए आज। अभिनव बोला, तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता है। अधीर को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपनी काली गहरी आंखों से अभिनव को घूरते हुए बोला, मैं कितना बुरा हूँ, कैसा हूँ, ये जब पता चल गया ना तो तुम्हारी रातों की नींदें उड़ जाएंगी, जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि तुम हमेशा अधीर से मिले हो। एक बार जरा एडी से आकर मिलो। अभिनव और अधीर गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों को यूं देखकर अधीक्षा की हालत खराब हो रही थी। इन दोनों की तो आपस में 1 मिनट के लिए भी नहीं बनती है। ऐसे में अधीक्षा और अभी का रिश्ता कैसे आगे बढ़ पाएगा? अधीक्षा को अपने फ्यूचर के लिए बहुत डर लग रहा था। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोली, भाई। अधीर ने झट से अधीक्षा की तरफ देखा और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, जो पूछा उसका जवाब दो, ये मत सोचना कि पापा तुम्हें मुझसे बचा लेंगे, सच बताओ इसके साथ यहाँ क्या कर रही थी? अधीक्षा डरने लगी थी और अधीर की गुस्सैल नजरें उसे डरा रही थी। उसे अधीर से झूठ ही बोलना होगा वरना बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। अधीक्षा ने अपना थूक गटका और नजरें झुकाकर बोली, भाई जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभिनव ने तो मेरी हेल्प की और मुझे सुरक्षित यहाँ लेकर आए थे। अधीर ने कहा, कहने का मतलब क्या है, क्या हुआ तुम्हारे साथ? अधीक्षा बोली, भाई वो मैं कॉलेज जा रही थी ना तो रास्ते में कुछ लेने के लिए किसी शॉप पर रुक गई थी। वहाँ कुछ लड़कों ने मुझे छेड़ने की कोशिश की, पर तभी वहाँ पर अभिनव आ गए और मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए वो मुझे अच्छा महसूस करवाने के लिए यहाँ ले आए, बस यही बात है। अधीर अपनी तेज और कुटिल निगाहों से अधीक्षा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसने अधीक्षा के माथे पर हाथ रखा और खतरनाक तरीके से बोला, छोटी तुम अभी भी मेरी वही छोटी बहन हो जो सिर्फ मेरी बात सुनती है, मेरे हर फैसले को मानती है, तो मुझसे चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना भाई को विकराल बनने में देरी नहीं लगेगी। अधीक्षा खौफ से अधीर को देख रही थी। उसने अपनी नजरें झुका ली और बोली, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा भाई, और मैं कुछ भी छुपा नहीं रही हूँ। अक्ष ने कहा, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। इतना कहकर अधीर ने एक बार गुस्से से अभिनव की तरफ देखा और अधीक्षा को लेकर वहां से जाने लगा तो अभिनव जोर से बोला, बहुत घमंड है ना तुम्हें कि हर कोई तुम्हारी बात मानता है, तुम्हारे आगे झुक जाता है? तो मिस्टर अधीर मेरी एक बात याद रखना, या ऐसा करो गांठ बांध लो कि तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो तुम्हारी एक बात नहीं मानेगा, तुम्हारी हर बात की नाफरमानी होगी, उसके पास तुम्हारे आगे भी कुछ नहीं झुकेगा, बल्कि तुम्हें उसके आगे झुकना पड़ेगा, तुम मजबूर हो जाओगे उसके आगे। ऐसा भी कोई जरूर होगा जिसके लिए एडी तड़पेगा। अभिनव की बात सुनकर अधीर के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान तैर गई और उसने कहा, आने दो, जिसे आना है आने दो,
जरा हम भी तो देखें किसमें इतना दम है कि वो एडी की नाफरमानी करे। अगर ऐसी कोई बात है तो ये माफिया उससे मिलना चाहता है। इतना कहकर अधीर अपनी शैतानी मुस्कान लिए वहां से चला गया। अधीक्षा उसके हाथ पकड़े चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अभिनव उसे ही देख रहा था। अधीक्षा ने पलके झपकाकर उसे शांत रहने को कहा और उसकी नजरों से ओझल हो गई। अधीर ने अधीक्षा को अपनी गाड़ी में बैठा दिया और डोर लॉक करने के बाद वो कार से टिककर खड़ा हो गया। अधीर किसी गहरी सोच में गुम था। उसने अपनी आंखें बंद की। अचानक उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, आएगा क्या? वो तो आ चुकी है अपनी नाफरमानी के साथ, अपने जुनून के साथ। हर कदम पर, हर वक्त वो मेरी नाफरमानी करेगी। मेरी कोई बात नहीं मानेगी, पर वो ये नहीं जानती कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं है, एक डेविल माफिया है जिसे नाफरमानी बर्दाश्त नहीं, खासकर अपने चांद से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी हर नाफरमानी का जवाब मैं अपनी बेदर्दी से दूंगा। अधीर ने अपनी आंखें खोली और कार में बैठकर वहां से चला गया। पूरे रास्ते दोनों भाई बहन चुपचाप बैठे रहे। अधीर ने अधीक्षा को उसके कॉलेज छोड़ दिया और खुद कंपनी के लिए निकल गया। शाम के 4 बजे थे। सनम और रदा अपने पीजी के लिए निकल गए। दोनों कैब में बैठी हुई थी। दोनों के कान में ईयरपॉड्स लगा हुआ था। दोनों अपने डांस के लिए बेस्ट सॉन्ग सेलेक्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों पीजी पहुंच गए और अपने रूम में चले गए। उनके जाते ही एक कार वहां आकर रुकी। उसमें से एक लड़का अपनी गंदी नजर से पूरी पीजी को देख रहा था। उसकी आंखें सनम के लिए तड़प रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, इस गोरी मैडम को तो हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली बार ऐसी चीज देखी है, इतनी आसानी से हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रिदा और सनम अपने रूम में बैठी बातें कर रही थी। तभी बिल्डिंग के सामने वाली रोड पर एक गाड़ी खड़ी थी। उसमें बैठे राज सनम के लिए तड़प रहा था। उसने ठान ली थी कि वो सनम को हासिल करके रहेगा। राज ने बिल्डिंग को घूरा और वहां से चला गया। सनम अपने डांस पर फोकस कर रही थी। अगले हफ्ते प्रतियोगिता थी जिसमें उसे किसी भी तरह जीत दर्ज करनी थी। रात के 12 बज चुके थे। रिदा सो रही थी और सनम खिड़की में खड़ी होकर चांद को देख रही थी। चांद की रोशनी में सनम की नीली आंखें बेहद हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने चांद को देखते हुए कहा, अधीर सिंह राजपूत, द ग्रेट CEO ऑफ सिंह ग्रुप एंड कंपनी। और अधीर वो जो दुनिया से गुमनाम है। उसकी असली पहचान कुछ और है, इतना तो समझ गए हैं। जो आप दिखते हैं वो आप असल में है नहीं। कुछ बहुत भयानक है आपके बारे में जो मुझे पता नहीं है। इस दलदल में मैं फंस चुकी हूँ, पर अपने सपने को दांव पर लगने नहीं दूंगी। मैंने न जाने कितनी मेहनत की है, उसे यूं जाया कैसे होने दूं। अधीर, मुझे आपसे दूर जाना होगा। सनम चांद को देखे जा रही थी और कोई उसे शिद्दत से देखे जा रहा था। सनम को जब अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, उसने झट से नीचे देखा तो दंग रह गई। अधीर अपनी कार से टिककर खड़ा हुआ जुनून से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में दीवानगी और जुनून छाया हुआ था। उसे देखकर सनम एक बार के लिए तो डर गई, पर उसने खुद को संभाला और वो अधीर को देखने लगी। खूबसूरत रात में चांद की रोशनी के नीचे खड़ा अधीर बहुत हैंडसम और आकर्षक लग रहा था। उसके रेशमी बाल बिखरे हुए उसके माथे पर आ रहे थे। उसके पतले पतले होठों पर कातिल मुस्कान थी जो किसी के बदन पर रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कोई भी अपनी नजरें नहीं चुरा रहा था। काफी देर तक दोनों यूं ही खड़े एक दूसरे को देखते रहे। कुछ देर बाद सनम ने अपनी नजरें फेर ली और वापस चांद को देखने लगी। उसे पता था अधीर उसे अभी भी घूर रहा है। दोनों के बीच एकदम शांति छाई हुई थी। सनम आसमान के चांद को देख रही थी, वहीं अधीर अपने चांद को देख रहा था। रात काफी हो चुकी थी। अब सनम को नींद आ रही थी। उसने एक बार अधीर की तरफ देखा और पलटकर सोने चली गई। उसके जाते ही अधीर के चेहरे पर डरावनी मुस्कान आ गई और वो ऊपर देखते हुए बोला, इसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, पर मैं भी डेविल माफिया हूँ, इसे तो पाकर ही रहूंगा। सनम के जाने के बाद काफी देर तक अधीर वहां पर खड़ा रहा और लगभग रात के 3 बजे के आसपास वो वहां से चला गया और अपने प्राइवेट जेट में बैठकर कोलंबिया के लिए निकल गया। उसे वहां का काम निपटाकर इंडिया वापस आना था, क्योंकि अब यहाँ पर उसके पीछे उसका चांद था जिसके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। अधीर तो कोलंबिया चला गया था और वहां तूफान मचा रहा था। इधर इंडिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर इन दिनों में अभिनव और अधीक्षा छुप छुप कर मिलने लगे थे। हालांकि अभिनव ने उसे छुपकर मिलने से मना किया था, पर वो अधीर के डर से ये सब कर रही थी। ये दोनों जब भी मिलते अधीक्षा अभी को उससे दूर रहने की सलाह दी थी, जिसे अभिनव ठुकरा देता। शाम के 4 बजे थे। सनम आज अकेली ही थी क्योंकि रिदा कुछ दिनों के लिए मुंबई अपने माता पिता के पास गई थी। सनम कैब में बैठकर पीजी के लिए निकल रही थी। उसकी कैब का पीछा एक कार कब से कर रही थी। सनम की किस्मत खराब थी कि कैब का टायर पंचर हो गया। सनम कैब से बाहर निकल गई और चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। कैब ड्राइवर टायर लगा रहा था। तभी एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से कुछ गुंडे बाहर निकले जो सनम को देखकर सीटी बजाने लगे। सनम ने उनको इग्नोर किया और अपना फोन चलाने लगी। गुंडे सनम के पास आए और उसे गंदी नजर से देखते हुए बोले, कैसी हो गोरी मैडम, क्या दूध जैसा बदन है इसका, हाँ मजा आ जाए। सनम ने कहा, घर में माँ बहन नहीं है क्या कुत्तो? गुंडे ने कहा, माँ बहन तो है, बस एक बीवी की कमी है, सोचा वो तू पूरी कर दे, इसलिए तुझे अपने साथ लेने आया हूँ। आजा मेरी रानी, तुझे जन्नत की सैर करवा दूं। सनम को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोली, बेशर्म आदमी, तू मुझे क्या जन्नत की सैर करवाएगा, मैं तुझे जहन्नुम की सैर करवा दूंगी। दोनों गुंडे हंसने लगे और बोले, मैडम के तेवर तो बहुत खतरनाक है, मिर्ची है ये तो लाल, चल तेरा जोश तेरे पास रख और आजा मेरे पास। इतना कहकर वो गुंडा सनम की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने लगा तभी सनम जोर से बोली, अधीर। गुंडे ने उसके हाथ को पकड़ लिया और बोला, कौन अधीर? अरे गुरिया, यहाँ कोई अधीर वधीर नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं तेरे आशिक, आ हमारे पास। गुंडे की बात सुनकर सनम दंग रह गई। उसके आगे अधीर का चेहरा घूमने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके मुंह से अधीर का नाम क्यों निकला, क्यों उसे मुसीबत में अधीर की याद आई, जबकि वो उससे दूर जाना चाहती है। सनम को कोई होश नहीं था। वो गुंडे उसका हाथ पकड़कर उसे खींच कर ले जा रहे थे। वहीं सनम अधीर के चेहरे को याद कर रही थी। गुंडे सनम को गाड़ी में बिठाने लगे, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से एक हैंडसम सा आदमी बाहर निकला और तेजी से उन गुंडों की तरफ बढ़ने लगा। आदमी ने सनम का दूसरा हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपने पीछे खड़ा कर दिया। अब तक तो वो कैब ड्राइवर भी वहां आ चुका था। सनम को अब जाकर होश आया और वो डरने लगी। उसके साथ न जाने क्या हो रहा था। गुंडे उस आदमी की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे तो उस आदमी ने अपने शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड कर दी और उन दोनों के साथ भिड़ पड़ा। उन तीनों में जमकर लड़ाई चल रही थी। सनम डरते हुए उन्हें देख रही थी और ड्राइवर भी डरा हुआ खड़ा था। कुछ ही देर में वो दोनों गुंडे रोड पर ढेर पड़े थे और वो आदमी सनम की तरफ मुड़ा और उसके पास आते हुए बोला, आपका ध्यान कहाँ था?
ये आपको ले जा रहे थे और आप इन्हें देख रही थी, कुछ किया क्यों नहीं, बोलिए। सनम उस आदमी को हैरानी से देखने लगी कि आखिर वो है कौन जिसने आज सनम को इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। सनम चुपचाप उसे घूरने लगी तो वो आदमी कैब ड्राइवर के पास गया और उसकी कॉलर पकड़कर गुस्से में बोला, तेरे पास खड़ी लड़की की इज्जत खतरे में थी और तू चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। अरे किस तरह का मर्द है तू। ड्राइवर माफी मांगने लगा तो उस आदमी ने उसे धक्का मार दिया और सनम से बोला, अब आप कुछ बोलेंगी या नहीं। सनम ने कहा, कौन है आप। आदमी ने कहा, भाई हूं आपका। सनम हैरानी से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप। आदमी ने कहा, भाई जैसा ही समझ लो और आओ आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देता हूँ। सनम ने कहा, नहीं मैं खुद चली जाऊंगी। आदमी ने कहा, उफ ये खुददारी, इसे बाद में दिखाना, अभी चलो आपकी सेफ्टी का सवाल है छोटी बहन। अपने लिए छोटी बहन सुनकर सनम के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने उस आदमी की तरफ देखा और बोली, जी बड़े भैया। सनम की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय मेरा नाम अभिनव रेड्डी है। सनम ने उससे हाथ मिलाया और खुशी से बोली, माइसेल्फ सनम तनेजा। अभिनव ने कहा, नाइस नेम छोटी बहन। सनम बोली, सेम टू यू बड़े भैया। दोनों एक दूसरे की बात पर मुस्कुराने लगे और सनम अधीर की गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। अभिनव ने उसे पीछे छोड़ा और बोला, देखो एक सलाह देना चाहता हूँ, अब बहन मान ही लिया है तो वो ये कि ऐसे अकेली मत घूमा करो, सेफ नहीं है, गुंडे मवाली घूमते रहते हैं, उनकी नीयत का अंदाजा तो आज तुम्हें हो ही गया होगा। सनम ने कहा, आप सही कह रहे हैं बड़े भैया, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अभिनव ने कहा, ओके अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अभिनव वहां से चला गया। सनम ने उसे बाय किया। अभिनव के जाते ही सनम के माथे पर पसीना आने लगा। उसे फिर से वो सब याद आने लगा जब उसने मुसीबत के वक्त अधीर का नाम पुकारा था। ऐसा क्यों किया था उसने, क्या जरूरत थी उसे अधीर का नाम लेने की। सनम परेशान हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और भागती हुई बिल्डिंग के अंदर चली गई। पूरी रात सनम परेशान रही। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसने अधीर का नाम क्यों लिया। रात भर सनम को नींद नहीं आई और वो यूं ही तड़पती रही। दूसरी तरफ कोलंबिया में एक पुरानी बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर यानी कि छत पर 4 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर इधर उधर पड़े हुए थे। उनके आसपास कई सारे गार्ड्स सर झुकाकर खड़े थे और लाशों के ठीक सामने एक बेदर्द आदमी खड़ा था जिसके हाथों में खून से सनी तलवार पकड़ी हुई थी। उस बेदर्द ने तलवार को जोर से अपने गार्ड की तरफ फेंका। गार्ड ने उसे कैच कर लिया। एडी ने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला और डरावने तरीके से अपने चेहरे को पोंछने लगा। चेहरे को पोंछकर उसने रुमाल को लाश के ऊपर फेंक दिया और अपने माफिया अंदाज में बोला, मेरे खिलाफ जाने का अंजाम यही होता है। एडी के खिलाफ बगावत तुम्हें मौत के मुंह तक ले जाएगी और उस तक पहुंचने का सफर बड़ा बेदर्द और बेरहम है। इतना कहकर एडी शैतानी मुस्कान लिए उन लाशों को देखने लगा। अचानक उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसकी कातिल मुस्कान गायब हो गई। उसने झट से अपने सीने पर हाथ रख दिया और अपनी आंखें बंद किए इन एहसासों को महसूस करने लगा। अपने एहसासों को महसूस करते हुए अचानक से अधीर के चेहरे पर बेहद खौफनाक मुस्कान तैर गई। उसने अपने हाथों के इशारे से अपने गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहा। सबके जाते ही अधीर ने अपनी कातिल निगाहों को खोला और आसमान में चमकते हुए चांद को देखकर बड़े खतरनाक तरीके से बोला, दस्तक दे दी है मैंने उसके दिल में, तभी तो वो जालिम मुझे बार बार पुकार रहे हैं। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं सभी सवालों के जवाब तो सुनिए इन लव विद माफिया बॉस सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।